हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे हिंदी कहानी का विकास। हिंदी कहानी का विकास जो कि UGC नेट जून 2024 के लिए हम हिंदी साहित्य अपने चैनल पर हमने शुरू कर रखा है और उसी के संदर्भ में ये हमारी यूनिट नंबर 7 है। हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है UGC नेट का वो यूनिट्स में दिया गया है। टोटल आपकी 10 यूनिट है जिसमें 9 और 10 हम 80% यूनिट्स जो हैं पूरी कर चुके हैं। उनमें कुछ वीडियो हैं मुझे डालनी है, वो मैं डाल दूंगी। और यूनिट नंबर 7 की एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो देखो, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपसे हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो हिंदी साहित्य के 4 महान स्तंभ हैं। 4 महान स्तंभ माने जाते हैं। इसमें आपका आ जाएगा उपन्यास। देखो, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या क्या याद करें क्या नहीं करें, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, तो सिलेबस को आपको छोटा कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो 4 मान स्तंभ आप किसे मानकर चले? उपन्यास, कहानी, निबंध और एक चौथा है नाटक। अगर आप ये सारी गद्य रचनाएं आप याद कर लेते हैं तो ये समझ लें कि आपने 80% जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी रचनाएं याद करेंगे UGC नेट और अन्य पेपर आपके लिए निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप देखेंगे कि किस प्रकार ये सारी रचनाएं याद करने के बाद आपको लगेगा कि किस प्रकार से आपकी जो है क्वेश्चन जो है किस प्रकार से सोल्व होते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बातचीत करते हैं। तो उसी के संदर्भ में हिंदी कहानी का विकास। तो हिंदी कहानी जो है ये जो 4 महान स्तंभ हैं, उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक में से कहानी जो है सबसे बड़ा आपका टॉपिक है। उसके बाद उपन्यास सबसे बड़ा टॉपिक है, फिर नाटक और फिर निबंध। ये लगभग बराबर से हैं दोनों। तो आप घबराएं नहीं और बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है। आप कहानी में जो है ना कम से कम 4-5 वीडियो बनेंगी तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन एक बार आपने अगर हमारे साथ सारी वीडियो पढ़ ली और अपने नोट्स बना लिए तो आप ये सोचेंगे कि आपको पेपर सोल्व करने में आनंद सा आ जाएगा। देखना, आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी है। जुड़े रहें लगातार हमारे साथ और हम बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाई करेंगे। सिलेबस को सिलसिलेवार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में से जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नया जुड़ता है वो कमेंट करके पूछ ले, मैं उसको बता दूंगी कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। तो जैसे कि एक पहले पूछा था मैंने, पात्र और कहानीकार लेखककार डाले थे तो पूछ रहे थे कि मैम क्या ये यूनिट कंप्लीट है? नहीं भाई, वो यूनिट कंप्लीट नहीं थी। कहानी में कम से कम 6-7 वीडियो बनेंगे तब कहानियाँ आपकी कंप्लीट होंगी। और क्योंकि कहानियों का जो विकास क्रम है वो काफ़ी कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें प्रमुख जो कहानीकार है, जैसे कि हमने और रचनाओं में क्या क्या था, किसी में रामचंद्र शुक्ल युग है, किसी में प्रेमचंद युग है, लेकिन कहानी के विकास को हम प्रेमचंद युग को मद्देनजर रखते हुए कई भागों में बांटते हैं। तो एक तो हो जाएगा प्रेमचंद युग, एक प्रेमचंद जी से पूर्व, एक हो जाएगा प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग। ठीक है, प्रेमचंद युग, क्योंकि ये प्रमुख कहानीकार हैं, कहानियों में इनका अहम रोल है। और एक हम मान ले प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद युग मुख्य तौर पर इतने भागों में बांटा गया है, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद पूर्व युग, और फिर तीसरा आ जाएगा प्रेमचंदोत्तर युग। तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद आता है समकालीन कहानी, सक्रिय कहानी, कहानी, समकालीन कहानी, ये सारी हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कहानी का जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है। और इन्हीं 4 स्तंभ जो मैंने बताया आपको, उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध को आप याद करके इनके नोट्स बनाने के बाद आप आधी से भी ज़्यादा जंग आप जीत लेंगे और आपका हिंदी साहित्य देखना किस प्रकार से आपका सिमटता हुआ आएगा। क्योंकि जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो जो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल हैं वो लिमिट में हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और उनसे संबंधित मैं सारी वीडियो डाल चुकी हूँ, आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लें। हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आदिकाल के नाम से, भक्तिकाल के नाम से और रीतिकाल के नाम से। तो आज हम पढ़ते हैं बिना कोई किसी देरी के तो कहानी का विकास। और आज की जो वीडियो है ये UGC नेट और एस्टेट
और आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं वाले बच्चे अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो उन्हें ये सारी रचनाएं याद करनी पड़ेंगी और साथ ही साथ में आपका नेट भी आसानी से निकल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। हिंदी कहानी का विकास। प्रारंभिक कहानी मतलब मैंने आपको अभी बताया था, तो कितने भागों में बांटा गया है। एक तो पहला प्रारंभिक कहानी, फिर दूसरा आ जाएगा प्रेमचंद युग और एक तीसरा आ जाएगा आपका प्रेमचंदोत्तर युग। इस प्रकार से हम इन्हें 3 भागों में बांटकर चलते हैं। प्रेमचंदोत्तर यानी कि प्रेमचंद के बाद का युग, एक प्रारंभिक कहानी और एक प्रेमचंद के समकालीन कहानी। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रेमचंद से पहले कौन कौन सी कहानियां लिखी गई थी और यहीं से अक्सर आपका प्रश्न भी पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कई सारी वीडियोस बनेंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं जो आपको जिस बुक से पढ़ा रही हूँ इसमें आपको क्या होगा कि रचनाएं और रचनाकार और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आपको एक साथ मिलेंगे। आपको अन्यत्र कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप विश्वास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करें। प्रारंभिक कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक हमने जितनी भी गद्य रचनाएं पढ़ाई हैं सभी का जो विकास है वो कहाँ से हुआ है, ज़्यादातर आपका भारतेंदु युग से हुआ है। लेकिन अगर कहानी की बात करें तो ये भारतेंदु युग से शुरू न होकर ये कौन से युग से शुरू हुई है, द्विवेदी युग से। यानी कि भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आता है, द्विवेदी युग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इस कहानी में। बाकी रचनाएं जो हैं लगभग भारतेंदु युग से शुरू हुई है, लेकिन कहानी का जो उद्भव है यानी कि शुरुआत है वो द्विवेदी युग से होती है। पॉइंट नंबर 1, ये प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियां यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो उस इतिहास में जो आरंभिक कहानियां हैं जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी इस प्रकार से दिया है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास के अनुसार, हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार जो आरंभिक कहानियां हैं, और ये आरंभिक कहानियां कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो उनको किस प्रकार से दिया गया है ये हम देख लेते हैं। इन पे आपको कोई शक नहीं करना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार हैं। तो एक तो प्रश्न यही पूछा जाता है। इंदुमती, ये तो आपको जो टीजीटी वाले बच्चे हैं ना, टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे, चाहे तो स्क्रीनिंग एग्जाम हो चाहे तो आपका कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, तो उनमें ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है। और आप ये एक और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जितनी भी कहानियां हैं ये सारी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती एक पत्रिका थी जो 1900 ईस्वी में जिसका संपादन शुरू हुआ था और 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका कार्यभार संभाला था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इंदुमती जो कहानी है वो किसने लिखी थी, सबसे पहली कहानी है इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखी थी। आपको रट लेनी है, ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो अगर ये संवत के दृष्टिकोण से देखें तो 1957 है, लेकिन आप संवत रहने दें, आप सन से याद कर लें। तो कैसे याद रखेंगे, इंदुमती, इंदुमती कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। किसने लिखा था इसे का कहानीकार कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी है। और कब प्रकाशित हुई, 1900 ईस्वी में हुई। यानी कि आप देखेंगे कि कहानी की शुरुआत भी 1900 ईस्वी के आसपास ही हुई है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कहानी आती है गुलबहार। गुलबहार भी किसकी है, किशोरी लाल गोस्वामी की। तो ये प्रकाशित हुई 1902 में। इंदुमती और गुलबहार, इंदुमती और गुलबहार आप इस प्रकार से याद रखेंगे, दोनों ही रचनाएं हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी की। और इंदुमती सबसे पहली कहानी है जो 1900 में प्रकाशित हुई थी और गुलबहार 1902 में। तीसरी कहानी आती है प्लेग की चुड़ैल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लेग की चुड़ैल ये भगवान दास ने लिखी और इसका जो रचना काल है 1902 में प्रकाशित हुई। और 11 वर्ष का समय, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये याद रखनी है किसने लिखी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और ये कब प्रकाशित हुई थी, 1903 में। 11 वर्ष का समय, तो ये कहानी है
रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी और कब लिखी थी? 1903 में। पंडित और पंडितानी ये किसने लिखी? गिरिजा दत्त वाजपेयी ने, और 1903 में प्रकाशित हुई। उसके बाद आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है दुलाई वाली, इंदुमती और 11 वर्ष का समय और प्लेग का चुड़ैल। ये चारों तो आपको याद रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दुलाई वाली किसने लिखी? एक बंग महिला। किसने? ये कब लिखी? 1907 में प्रकाशित हुई। तो इन्हें सीक्वेंस से लिख लें और सीक्वेंस से इन्हें आप याद कर लें। कई बार ये यूजीसी नेट में कर्म से लगाने भी आ जाती हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। तो हम कहानी का विकास पढ़ रहे हैं, कहानी का विकास पढ़ रहे हैं, और कहानी के विकास क्रम में हम सबसे पहले जो है प्रारंभिक कहानियाँ हम पढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे प्रारंभिक कहानियाँ, ठीक है। तो ये जो सारी कहानियाँ हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब इन्हीं कहानियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको नोट भी कर लेना है। तो वो कौन कौन सी हैं? वो हैं, डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। यानी कि शॉर्ट स्टोरी कहते हैं ना, छोटी कहानी के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। किसने किया था? प्रेमचंद ने किया था। 1908 में प्रकाशित उनकी कहानी सोजे वतन, जो सोजे वतन थी, इसमें प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई जो कहानियाँ थी उनका संग्रह था सोजे वतन, और इसे अंग्रेजों ने जब्त भी कर लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में टिप्पणी किसने की है? गोपाल राय ने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी शब्द का प्रयोग मुंशी प्रेमचंद ने किया, शॉर्ट स्टोरी के अर्थ में किया। और हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता निम्न है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी किसको माना जाता है? इंदुमती को। कब प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी में। लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। परिणय ये किसकी है? ये भी किशोरी लाल गोस्वामी की है। और ये फिर एक जमींदार का दृष्टांत, ये कहानी किसने लिखी? रेवरेंड जे न्यूटन ने। ये तो देखो हमने नहीं पढ़ी थी, आज ही मैंने इसको देखा है, और क्योंकि मैंने इस बुक से नहीं की थी, ये बुक मुझे बाद में पता चला जब मेरा नेट क्लियर हो लिया था, लेकिन ये मुझे बहुत ही बेस्ट बुक लगी है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और एक टोकरी भर मिट्टी, ये देवी प्रसाद वर्मा की है। एक टोकरी भर मिट्टी, नहीं सॉरी, देवी प्रसाद ये तो प्रस्तोता हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते। एक टोकरी याद कैसे रखेंगे? एक टोकरी तो 1901 में ही प्रकाशित हुई थी, और माधव राव स्प्रे इसके जो हैं लेखक हैं। तो आपसे प्रमुख एक पहली कहानी पूछे हिंदी की, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी पूछे तो आप इंदुमती बताएंगे। और इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और कौन है इसके लेखक? किशोरी लाल गोस्वामी। अब देखते हैं मुख्य मुख्य बातें। इंदुमती को अभी देखो, अभी हमने जो प्रारंभिक कहानियाँ पढ़ रही हैं, साथ ही साथ हम उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ रही हैं, ताकि आपको किसी और बुक में इधर उधर ना भटकना पड़े। तो इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। अब देखो, वैसे तो सर्वसम्मति से इंदुमती को माना गया है, लेकिन इंदुमती को मौलिक कहानी नहीं कहा गया। क्या कहा गया है? शेक्सपियर के नाटक जो था टेम्पेस्ट, उसका छायानुवाद माना जाता है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, प्रथम कहानी स्वीकार किया है। देखो, किसी ने इंदुमती को माना है तो किसी ने एक टोकरी भर मिट्टी को माना है। जब आपके ऑप्शन में एक टोकरी भर मिट्टी आएगी तो इंदुमती नहीं आएगी, इंदुमती आएगी तो ये नहीं आएगी। आपको मानना इंदुमती को ही है, ठीक है। तो अन्य विद्वानों ने किसको माना है? एक टोकरी भर मिट्टी को। अब आपको ये याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया था कि ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और अन्य विद्वानों ने जो है प्रथम कहानी से स्वीकार किया गया है। सारे डाउट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। माधव राव स्प्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया।
मतलब माधवराव स्प्रे जो लेखक थे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रैसे नामक एक रचना थी, बाल गंगाधर तिलक की थी, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया। किसने किया? माधवराव स्प्रे ने। नेक्स्ट है, लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि अलग अलग लेखक के अनुसार सर्वसम्मति से अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है, तो आप इंदुमती बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है, तो आप बताएंगे 11 वर्ष का समय। और ये किसने लिखी थी? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है, को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आपको लिखनी है और याद भी करनी है, तभी काम चलेगा। बिना रचनाएं याद किए, मैंने बताया आपको 4 मान स्तंभ कौन कौन से हैं, वो आपको याद करने ही करने हैं। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। देखो, बंग महिला मैंने आपको बताया था कि बंग महिला ने, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो बंग महिला थी उसने कौन सी रचना लिखी थी? बंग महिला ने दुलाई वाली लिखी थी, तो इसका नाम था राजेंद्र बाला घोष। ये नाम भी आपको दे सकते हैं पेपर में, राजेंद्र बाला घोष। और आपको ये ध्यान, बंग महिला भी आपको कहीं कहीं नाम दिया हुआ मिलेगा, या आपको राजेंद्र बाला घोष नाम से भी मिल सकता है। दुलाई और दुलाई वाली नामक कहानी किसने लिखी? तो ऑप्शन में आपको राजेंद्र बाला घोष भी मिल सकता है और बंग महिला भी मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। अब देखो, लेखिका पूछे तो आपको कौन बतानी है? राजेंद्र बाला घोष, यानी कि बंग महिला को हिंदी की पहली कहानी लेखिका माना जाता है। और बंग महिला का मूल नाम ये मैंने आपको बता दिया, राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्ण चंद की धर्मपत्नी थी, तो इतना तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की काल कर्मानुसार प्रकाशित कहानियां निम्नलिखित है। तो राजेंद्र बाला घोष की और कौन? एक तो दुलाई वाली तो है ही है। दुलाई वाली कब प्रकाशित हुई थी? 1907 में। लेकिन इसके अलावा काल क्रम के हिसाब से इनकी और भी कई रचनाएं हैं, और ये क्रम से ही आपको दी गई हैं। आप देख रहे होंगे, आपको क्रम से लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपसे पेपर में पूछे चंद्रदेव से मेरी बातें, और कुंभ में छोटी बहू, तीसरी है दुलाई वाली, और चौथी है दालिया। ये जो चारों ही रचना है ये किसकी हैं? राजेंद्र बाला घोष की, यानी कि बंग महिला की। कुंभ में छोटी बहू, चंद्रदेव से मेरी बातें, और दुलाई वाली और दालिया, ये दै से हैं। दुलाई वाली, दालिया, चंद्रदेव से मेरी बातें और कुंभ में छोटी बहू, ये चारों रचनाएं किसकी हैं? बंग महिला की। अक्सर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको एक ही रचना इनकी दी हुई मिलेगी। भावदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। अब देखो, अलग अलग लेखकों ने दे रखा है कि भावदेव पांडे ने जो पहली कहानी है, किसको? राजनीतिक कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी को, चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी को राजनीतिक कहानी माना है पहली, और किसने माना है? भावदेव पांडे ने। ठीक है। प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियां। अब ये तो थी प्रमुख जिसकी मैंने आपको बताई। इसके अलावा जो प्रारंभिक दौर था कहानी का, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, उसी के समकालीन और अन्य भी कहानीकार हैं, और ये उनकी कहानियां दी गई हैं। ठीक है। केशव प्रसाद सिंह तो चंद्रलोक की यात्रा और आपत्तियों का पहाड़। माधव प्रसाद मिश्र, ये याद रखनी है आपको, माधव प्रसाद मिश्र की आपको ध्यान रखनी है। पुरोहित का आत्म त्याग और मन की चंचलता, अक्सर पेपर में इनकी यही पूछी जाती है, मन की चंचलता। नेक्स्ट है गिरिजा दत्त वाजपेयी, तो इनकी कौन सी है? गिरिजा दत्त वाजपेयी की पति का पवित्र प्रेम। कार्तिक प्रसाद खत्री, दामोदर राव की आत्म कहानी। और एक आप ये याद कर लें
ये इम्पोर्टेंट है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। जो मैं छुड़वा रही हूँ मैं महत्वपूर्ण ही आपको करवा रही हूँ। इतनी अगर आप कहानियाँ A to Z याद करने लगे तो बहुत ज़्यादा हैं, आप इतनी याद नहीं कर पाएंगे। तो वृंदावन लाल वर्मा की ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद करेंगे। और प्रारंभिक कहानीकारों में है, ये प्रेमचंद से पूर्व वाले कहानीकार मैं आपको बता रही हूँ। तो वृंदावन लाल वर्मा की कौन सी है? राखी बंद भाई, तातार और एक वीर राजपूत। राखी बंद भाई ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट है राधिका रमन प्रसाद, एक आपकी इसकी करनी है। कानों में राधिका रमन प्रसाद, राधिका नाम की एक औरत है, उसके कानों में कंगना है और कंगना बिजली की तरह चमक रहे हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। देखो नेक्स्ट है विशंबर नाथ शर्मा, ये भी आपको याद करनी है। जो मैं बता रही हूँ उन्हीं की आप लिख लेना, बाकी आप छोड़ देना। विशंबर नाथ शर्मा, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितनी कहानियाँ याद की थी, आपको मेरे नोट्स दिखाऊंगी तो आप देखते रह जाएंगे कि हाँ, और आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि इतनी तो हमें याद करना ही है। उसके बाद आपके सारे एग्ज़ाम जो है आसानी से निकल जाएंगे। मैंने अपना यूजीसी नेट निकाला, मैंने कभी एस्टेट टीजीटी पीजीटी एस्टेट की कोई तैयारी नहीं की, और मैंने हरियाणा के अलावा कभी कोई कंपटीशन जो टेस्ट थे वो दिए भी नहीं। लेकिन एस्टेट जो है 4 बार क्वालिफाई है, और ये आपका यूजीसी नेट भी क्वालिफाई है, और मैंने इसी तरीके से पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं विशंबर नाथ, राधिका रमन का आपको इजीली याद हो जाएगा, कानों में कंगना और कंगना बिजली की तरह चमक रहे हैं। विशंबर नाथ शर्मा का रक्षाबंधन, आपको दोनों में अंतर समझ के चलना है। वृंदावन लाल वर्मा, तो वृंदावन लाल वर्मा की तो कौन सी है? राखी बंद भाई। और विशंबर नाथ शर्मा की कौन सी है? रक्षाबंधन। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं थोड़ा सा अंतर करते हुए। गिरिजा कुमार घोष, गिरिजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानियाँ निम्न है, तो ये आप करो तो कर लेना। एक के दो दो और मेरा पुनर्जन्म, मेरा पुनर्जन्म। अब आ जाता है हमारा, देखो ये था प्रेमचंद से पूर्व वाला युग, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा प्रेमचंद युग भी इसमें करवा देते, उसके बाद फिर प्रेमचंद की काफ़ी कहानियाँ हैं तो इसमें ये भी हम कर लेते हैं। अब चलता है प्रेमचंद से पूर्व वाली कहानियाँ हमने सारी पढ़ ली हैं, वीडियो अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग हम देख रहे हैं, प्रारंभिक कहानियाँ हमारी हो गई हैं, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। तो प्रेमचंद युग को शुरू करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है, जैसे कि मैंने पेपर देखे हैं KVS DSSB कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? क्या नाम था? नवाब राय। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, TGT जैसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो नवाब राय था। और नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कैसे याद रखेंगे? प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था, और नवाब राय नाम से जो प्रथम कहानी इन्होंने लिखी, इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से पहले इन्होंने कहानी लिखी, और ये कब प्रकाशित हुई? अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस पॉइंट को आप ऐसे ही मत समझना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें से प्रश्न बनता है। तो नवाब राय अब बार बार नाम आ रहा है तो आप प्रेमचंद ही समझें कि हम प्रेमचंद जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। तो सोजे वतन 1908 में कहाँ से प्रकाशित हुआ? कानपुर से प्रकाशित हुआ, और जमाना प्रेस की तरफ से कानपुर से प्रकाशित हुआ। अब सोजे वतन इनकी कहानियों का एक संग्रह है। ये किसका संग्रह है? प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानियों का संग्रह है सोजे वतन, और ये कानपुर से प्रकाशित हुआ था, 1908 में प्रकाशित हुआ, जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इस तरीके से इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सोजे वतन में कितनी कहानियाँ थी? 5 कहानियाँ संकलित थी। कौन कौन सी? इसकी दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन, शेख मखमूर, सिल ए मातम यानी कि शोक का पुरस्कार। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही इन कहानियों के नाम से आप देख रहे हैं
ये इसमें काफ़ी स्वतंत्रता की ओर से, मतलब स्वतंत्रता की तरफ या देशभक्ति से ओतप्रोत इस प्रकार की कहानियाँ थी। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, इसको जब्त कर लिया। आगे पढ़ रहे हैं प्रेमचंद, तो आज युग पूरा कर ही लेते हैं। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सीडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। जैसे कि मैं अभी बता रही थी आपको, सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, टीजीटी जैसे एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो सोजे वतन था, प्रेमचंद जी द्वारा रचित जो कहानी संग्रह था, वो कौन सी भाषा में कहानियाँ लिखी गई थी। तो उर्दू कहानियों का संग्रह था ये, इसमें सारी उर्दू की कहानियाँ थी। और प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद अभी तो बात हो रही थी नवाब राय के नाम से, अब ये किस नाम से लिखने लगे, प्रेमचंद नाम से। तो प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी थी, बड़े घर की बेटी। और अगर आपसे पूछे कि जो ये इन्होंने सबसे पहले लिखी थी, ये सोजे वतन जो संग्रह था, ये नवाब राय नाम से लिखा। और बड़े घर की बेटी पहली कहानी है जो उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखी और दिसंबर 1910 में जमाना पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सोत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में, देखो ये कैसी है, मतलब आपको जो प्रॉपर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में अगर बात करें कि प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी कौन सी थी, तो ये थी सोत, जो 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले की जो कहानी आप देख रहे हैं जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कफन को मानते हैं। अब आपको पता है आलोचक तो हर जगह ही होते हैं, तो इसी प्रकार से साहित्य में भी आलोचक हैं। और कुछ आलोचक प्रेमचंद की जो पंच परमेश्वर नामक कहानी है, जिसमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख इनके प्रमुख पात्र हैं, और इसको क्या है प्रथम कहानी मानते हैं और अंतिम कहानी कफन को मानते हैं। तो प्रथम कहानी पंच परमेश्वर कब प्रकाशित हुई, 1916 में। सोत कब प्रकाशित हुई, 1915 में, ठीक है। और इससे पहले एक और थी बड़े घर की बेटी, ये 1910 में जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन सी हैं, तो अभी हम बात करें प्रेमचंद के कहानी संग्रह की, ना कि हम प्रेमचंद की कहानियों की बात कर रहे हैं। कहानी संग्रह क्या होती है कि एक कहानी संग्रह के अंतर्गत बहुत सी कहानियां होती हैं। तो पहला कहानी संग्रह है सप्त सरोज, ये सप्त सरोज 1917। नवनिधि, देखो सप्त और नव, और आप देखेंगे सभी में क्या लगा हुआ है, प्रेम प्रेम प्रेम। तो ऐसे याद रखा है, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम परसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिज्ञा प्रतिमा और प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज और सप्त सुमन। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। प्रेम पूर्णिमा पै से हैं चार, तो प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम परसून, ठीक है। प्रेम प्रतिमा, प्रतिज्ञा, तो ये सारी पै से हैं। प्रेम द्वादशी, प्रेम कुंज और सप्त सुमन, और लास्ट में इनका संग्रह है कफन, जो 1936 में प्रकाशित हुआ। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कफन को तो आपको याद ही रखना है। तो ये कुछ कहानी संग्रह थे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित। तो ये देखो एक एक रचना है, इनमें हम कोई ट्रिक नहीं बता सकते, जहाँ ट्रिक बनेगी वहाँ मैं आपको जरूर बताऊंगी। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। अब कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी, तो 300 कहानियां लिखी, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। जो अब मानसरोवर शीर्षक नाम से, अब आपसे पूछे कि प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं वो कौन से शीर्षक से प्रकाशित हुई, तो मानसरोवर शीर्षक से कितने भागों में प्रकाशित हुई, 8 भागों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार ये पॉइंट देकर, जैसे यूजीसी नेट, पीजीटी एस्टेट में ये सीधी लाइन देकर पूछ लेते हैं कि ये बात किसने कही है। तो ये बात लिखी है कहानी के संदर्भ में
प्रेमचंद जी ने लिखी है। और क्या कहा है कहानी के बारे में कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट, ये सारे पॉइंट नोट करने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। सम्राट तो कहा जाएगा जब 300 के आसपास कहानियां इन्होंने लिखी हैं। अब आता है प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियां और काल कर्मानुसार। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में एक पूछी जाती है, और ये सारी कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियां हैं ये। नमक का दरोगा सबसे पहली कहानी, इससे पहले वाली हमने पढ़ ली हैं, सोजे वतन, सोत, पंच परमेश्वर, ये इसमें भी आ जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं नमक का दरोगा। तो ये तो सबने पढ़ रखी होगी, कक्षा 11वीं में ये लगी हुई है। नमक को दरोगा वंशीधर है इसमें, और आलोपुद्दीन इसके दो प्रमुख पात्र भी हैं। सज्जनता का दंड दूसरी है, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, शांति, सवा सेर गेहूँ। अब इसकी हम एक ट्रिक बनाएंगे, और कैसे ट्रिक बनाएंगे कि नमक का दरोगा में कौन पात्र बताए मैंने आपको, वंशीधर। ठीक है, वंशीधर दरोगा वंशीधर होता है इसमें। तो नमक का दरोगा में वंशीधर, यानी कि नमक का दरोगा या दरोगा जो है सज्जनता का दंड पाने के लिए, सज्जनता का दंड पाया, फिर वह ईश्वर से न्याय मांगने के लिए दुर्गा के मंदिर में जाता है, बूढ़ी काकी और शांति काकी के साथ जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। नमक का जो दरोगा है, याद ऐसे ही रखने हैं कि जो दरोगा है उसने सज्जनता का प्रण निभाया। आपने कहानी अगर पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगा। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ। सज्जनता का दंड पाया और ईश्वर से न्याय लेने के लिए दुर्गा के मंदिर में बूढ़ी काकी और शांति काकी के साथ जाता है। और साथ में क्या लेकर जाता है, जैसे कि मंदिर में जाते हैं तो सवा सेर गेहूँ भी लेकर जाते हैं। वहाँ पर उनको कौन मिल जाता है, शतरंज के खिलाड़ी मिल जाते हैं, और वो उनको मुक्ति का मार्ग और मुक्ति का धन बताते हैं, और दरोगा का सौभाग्य खुल जाता है। यहाँ तक 10 जो रचनाएं हैं आप एक साथ याद कर लेना। मैंने इनकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बता दी है। नेक्स्ट है दो सखियाँ। तो आप याद करें तो करें, ये अभी तक पेपर में इतनी पूछी नहीं गई हैं। दो सखियाँ, अलग्योछा, ये भी इतनी महत्वपूर्ण है, कहीं पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी आप याद कर लें। हाँ, अब यहाँ से इनकी फिर से महत्वपूर्ण जो कहानियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं। पूस की रात मोस्ट, इसमें हल्कू इसका जो है प्रमुख पात्र है, हल्कू। पूस की रात, समर यात्रा। पूस में क्या होती है, पूस की रात में समर मतलब ठंड, आप इस तरीके से याद रखना। पत्नी से पति, सदगति, दो बैलों की कथा, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन। तो कैसे याद रखेंगे, पूस की रात पत्नी से पति अपनी सदगति पाने के लिए दो बैलों को बैठकर होली के त्योहार पर ठाकुर के कुएं पर जाते हैं। वहाँ पर ईदगाह मनाते हैं। ईदगाह के उपलक्ष्य में नशा करते हैं। कौन करते हैं, बड़े भाई साहब। और ज़्यादा नशा करेंगे तो क्या ओढ़ना पड़ेगा, कफन ओढ़ना पड़ेगा। तो ये शायद आपको ट्रिक अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इससे बेहतरीन ट्रिक आप खुद बना सकते हैं तो आप खुद बनाइए। अभी हम प्रेमचंद युग पढ़ रहे हैं, और प्रेमचंद की हमने रचनाएं पढ़ी और इनके सारे कहानी संग्रह पढ़े। अब प्रेमचंद युग के और भी कहानीकार होंगे, तो थोड़ी सी नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। जो प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे हमने आरंभिक कहानियाँ पढ़ी और आरंभिक कहानीकार पढ़े थे, जिसमें विशंबर शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, और ये सारे हमने पढ़े थे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की दुलाई वाली, बंग महिला, ये सारे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युग के जो कहानीकार हैं उनकी कहानियाँ, और प्रेमचंद जी के बारे में हमने सारा पढ़ लिया है। जो प्रेमचंद जी की स्पेशल कहानियाँ आपके पेपर में आपके सिलेबस में दी गई हैं यूजीसी नेट के, तो वो कहानियों पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर डालूंगी, इस पर्टिकुलर कहानी पर। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी। अब प्रेमचंद युग में दूसरा नाम किसका आता है,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ये आपको याद रखना है। 3 कहानियाँ लिखी। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम निम्न बताया है। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाई पेपर में जरूर पूछा जाता है। और ये जो है सबसे नीचे जो दी गई है उसने कहा था, ये तो आपके पेपर में सीधी दी गई है। यूजीसी नेट में कुछ प्रमुख कहानियाँ दे रखी हैं, तो उनमें ये भी है, उसने कहा था ये, ठीक है। तो ये तीनों कहानियाँ अब हम देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियाँ हैं, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। सुख में जीवन 1911 में था, फिर बुद्धू बन गया 1914 में, और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई। सुख में जीवन 1911 में भारत मित्र में प्रकाशित हुई। ये आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लें, जब रिवाइज करें जब फिर ध्यान रख लें, और कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई, सरस्वती नामवर पत्रिका में प्रकाशित हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ से पूछी जाती है। अगला जो कहानीकार है प्रेमचंद युगीन, वो भी हम देख लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अभी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम आगे से पढ़ाएंगे आपको। वीडियो देखती हूँ भाई, 35 मिनट की होगी, फिर वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थोड़ी सी महत्वपूर्ण पॉइंट से देख लेते हैं। उसने कहा था, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ये कहानी लिखी थी। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। अब आपसे पेपर में ये पूछ लेते हैं, उसने कहा था कहानी का मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है और इसमें प्रेम संवेदना की कहानी को दर्शाया गया है, ये आपको बताना है। उसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अभी उसने कहानी के बारे में ही बातचीत चल रही है, मैंने कहा था ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये समझ लें कि उसने कहा था, ये कहानी आपकी आज यहाँ पर पूरी हो ही जाएगी, जो आपके पेपर में सीधी दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। मतलब प्रेम पुकार नहीं रहा है निर्लज्जता के साथ, या मतलब वो करा नहीं रहा है, बस झांक रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स निर्वृत्ति नहीं हुई है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचा। इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। मतलब पात्रों के बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसकी जो घटनाएं हैं वही सब कुछ बता रही है। और विभत्स होता है जिसे देखकर आपके मन में थोड़ी घृणा सी आ जाए। और निर्लज्जता मतलब जिस प्रेम कहानी को पढ़कर आप निर्लज्ज महसूस करें, या जिसमें वेदना हो, वियोग हो, तो इस प्रकार का इस कहानी में कहीं पर भी वृत्ति नहीं है, केवल प्रेम की झलक है। ये इसकी प्रशंसा की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसने कहा था नामक कहानी की प्रशंसा करते हुए ये सारी बातें उस पर लिखी हैं। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप ध्यान रखेंगे। फ्लैशबैक, ठीक है, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई कौन सी कहानी है, तो उसने कहा था, किसने लिखी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई पहली कहानी भी उसने कहा था यही है, ये प्रथम कहानी है। अब दूसरा आ जाता है जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ। प्रेमचंद के बाद सबसे, ये प्रेमचंद युगीन ही हैं जयशंकर प्रसाद जी, लेकिन इनका जो है हम बाद में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि इनकी जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी हैं इनके बारे में, और काफ़ी डिटेल से हम इन्हें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों से मैं अगली वीडियो डालूंगी, ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।